जब मेरी बारात मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी थी, तभी मेरे होने वाले ससुर जी ने मेरे पापा को बुलाया और कहा कि आपकी बेटी मांगलिक है, यह शादी नहीं हो सकती। मेरी सास बोली, 5 लाख रुपए दोगे तभी शादी होगी, नहीं तो बारात वापस लेकर जा रहे हैं। तब मेरे पापा ने मेरे ससुर जी से कहा कि आप शादी शुरू कीजिए, मैं पैसों की व्यवस्था करता हूँ। जब पंडित जी ने पापा को कन्यादान के लिए बुलाया, तभी अचानक पापा दरवाजे से घर के अंदर आ रहे थे कि उनको इस हालत में देखकर सबकी चीख निकल गई और मैं भागकर उनके पास पहुंची। तब तक वह बेहोश हो चुके थे। बधाई हो बाबूजी, मेघा बिटिया का ब्याह तय हो गया। नौकर मोहन ने यह कहते हुए विक्रम बाबू को उनकी बिटिया का रिश्ता पक्का होने की बधाई दी। विक्रम बाबू सुबह समाचार पत्र पढ़ते हुए हल्की नींद की झपकी ले रहे थे कि अचानक उस बधाई से विक्रम बाबू अचानक से तंद्रा से बाहर आए और समाचार पत्र को नीचे करके बोले, अरे मोहन, तुम गांव से कब लौटे? गांव में सब कुशल मंगल तो है, बस बाबूजी, आपकी और मालकिन की कृपा से सब कुशल मंगल है। आपने तो बताया नहीं, लेकिन मुझे पता चला। अभी 2 दिन पहले ही आपने मेघा बिटिया का ब्याह तय कर दिया। कैसा परिवार है लड़का? कैसा है लड़का? करता क्या है? अरे बस बस, तुमने तो आते ही एक के बाद एक प्रश्न लगा दिए। सांस तो ले ले। कहते हुए विक्रम बाबू ने नौकर मोहन को रोक दिया। आदर्श मेघा बिटिया के प्यारे काका जी, परिवार बहुत ही अच्छा है। आप परिवार से भी भली भांति परिचित हो, और लड़के से भी मोहन कौन है? वह लोग बाबूजी, विक्रम यहाँ से आगे चौराहा है, नवा पान वाला उससे आगे, जो चौक के सामने मंत्री जी रहते हैं। वह राजेश बाबू मोहन। अरे वो राजेश बाबू विक्रम। हाँ जी, वही राजेश बाबू जो क्षेत्र के विधायक भी रह चुके हैं। उन्हीं का बेटा अर्जुन अभी विलायत से विज्ञान में स्नातकोत्तर करके लौटा है। राजेश बाबू ने अपनी बेटी मेघा को देखा होगा कभी चौराहे से गुजरते हुए, तो उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव भेजा। लड़का देखा तो हम ना नहीं कर पाए। बहुत ही अच्छा लड़का है, अपनी मेघा के लिए सही रहे। मोहन बाबू जी, अगर आप बुरा ना मानो तो हम कुछ कहें। विक्रम, हाँ बोलो, तुम भी हमारे घर के सदस्य हो, तुम्हारा निर्णय भी हमारे लिए अहम है। मोहन बाबू जी, इस बात में दो राय हरगिज नहीं है कि अर्जुन बहुत ही अच्छे लड़के हैं। हमने छोटेपुर नौकरी करते थे और इसी वजह से हम उनके पूरे परिवार को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। मंत्री जी बेशक अच्छे इंसान हैं, लेकिन घर में उनकी धर्मपत्नी सुनीता की चलती है। सुनीता के सामने मंत्री जी ठीक वैसे ही बेबस हैं जैसे कुल 8 दर्जन सांसद वाला विपक्ष लोकसभा में। सुनीता मालकिन बहुत ही लालची और टेढ़े स्वभाव की महिला है। तो मेरी राय, विक्रम बीच में बात काटते हुए, मोहन, तुम परेशान मत हो रिश्ता पक्का करने। सुनीता भाभी भी राजेश बाबू के साथ आई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि मेघा वहां खुश रहेगी। अरे मोहन, तुम कब आए और आते ही क्या बातचीत करने लगे? दोनों अचानक से अनीता, जो कि विक्रम बाबू की धर्मपत्नी थी, उन्होंने दोनों के वार्तालाप में विंड डाला। विक्रम, अनीता, हमारे मोहन को मेघा बिटिया की चिंता लगी है। बोल रहा है कि सुनीता सही महिला नहीं है, लालची और स्वार्थी है। अनीता, देखिए जी, हमें भी इस बात का डर है। अभी तो रिश्ता पक्का किया है, आगे कोई नाजायज मांग कर दी तो हम कहां से उनकी मांगे पूरी कर पाएंगे, और फिर मांगों का कोई अंत नहीं होता। क्या भरोसा, अगर को मेघा को इन्हीं मांगों को लेकर परेशान करने लगे तो उनकी तो पहुंच भी बहुत है। आप क्या नीतिपरक तरीकों से चलने वाले ईमानदार बड़े बाबू, आपकी ईमानदारी की वजह से आज हम इस छोटे से मकान में भी पूरी उम्र गुजार बैठे हैं, और आपके दफ्तर के छोटे से छोटे बाबू के आलीशान घर पर घर बन गए हैं। विक्रम, बस करो अनीता, विषय मेरी ईमानदारी नहीं, विषय है मेघा का भविष्य, और मुझे राजेश बाबू पर भरोसा है कि वह हमारी मेघा का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखेंगे। अब आप दोनों व्यर्थ के विचार विमर्श में अपना समय नष्ट ना करें और जाकर मेघा को उठाएं, उसको महाविद्यालय जाना है। मेघा बिटिया, अरे ओ मेघा बिटिया, उठ बिटिया, कॉलेज नहीं जाना क्या? मेघा को उठाते हुए मोहन मेघा से बोलते हैं। अरे काका, आप गांव से कब आए? इतना कहकर उत्साही मेघा झट से नींद से उठ गई। मेघा और मोहन का एक दूसरे से गहरा लगाव था। मेघा के लिए मोहन कोई नौकर ना होकर उसके सगे काका से भी बढ़कर थे। मोहन, आज ही आया बिटिया, तू पहले फटाफट तैयार होकर कॉलेज जा, फिर शाम को दोनों काका भतीजी खूब जमकर गप्पे मारेंगे। मेघा, हाँ काका, आपसे ढेर सारी बातें करनी है। शाम को करती हूँ, आज कॉलेज जाना भी जरूरी है, वरना छुट्टी कर लेती। परीक्षा फार्म जो भरे जा रहे हैं,
मोहन, कोई बात नहीं बिटिया, पहले पढ़ाई देखो। मेघा वाणिज्य में स्नातक पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष की विद्यार्थिनी थी। 22 वर्षीय वो युवती मृगनयनी, लालिमा युक्त कपोल वाली, गुलाबी अधरों वाली, घुंघराले बाल और सुडौल शरीर की स्वामिनी थी। इस उम्र में उसके अब तक के सौंदर्य की पराकाष्ठा थी। मेघा यथा नाम तथा गुण वाली कन्या थी। भोले स्वभाव के चलते उसका नाम मोहन ने ही मेघा रख दिया। यथार्थ में उसका नाम प्रिया था। मेघा बचपन से ही बड़ी मेधावी थी और कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। बसंत ऋतु में आने वाली बहार मेघा के चेहरे पर हमेशा से और हर ऋतु में अनुभव की जा सकती थी। मेघा अपना तैयार होकर नाश्ता इत्यादि कर घर कॉलेज के लिए प्रस्थान कर जाती है। लेकिन विक्रम बाबू के मन में मोहन और अनीता वाला संशय घर कर रहा था। और आखिर क्यों नहीं करता? मोहन यहाँ से पहले 12 साल राजेश बाबू के यहाँ काम करके आया था, तो उससे बेहतर उनके परिवार के किरदारों का चरित्र चित्रण स्वयं वही लोग ही कर सकते थे, अन्य कोई नहीं। क्योंकि कहते हैं, इंसान का सबसे अच्छा मूल्यांकन करता वह स्वयं होता है। स्वयं को आप जितना अच्छे से जानते हो, शायद ही कोई और जो आपको उससे बेहतर पहचान सके। लेकिन फिर भी विक्रम बाबू खुद के मन को एक दिलासा, एक सांत्वना देने में लगे रहे कि मेघा के भाग्य पर यह अंधकार कभी हावी नहीं हो सकता। आखिर ईश्वर ने बेटी दी है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। सोच ही रहे थे कि अचानक दरवाजा खटखटाता है। विक्रम तीव्र स्वर में, अरे मोहन, देख तो कौन है दरवाजे पर। मोहन आया बाबूजी। मोहन दरवाजा खोलते हैं और सामने राजेश बाबू और उनकी धर्मपत्नी सुनीता को खड़ा पाते हैं। राजेश, अरे मोहन, तुम कब आए गांव से? मोहन, मालिक आज ही सुबह आया था अंदर। आइए मालिक। मालकिन, विक्रम कौन है मोहन दरवाजे पर? मोहन, बाबूजी। राजेश मोहन को रोकते हुए, विक्रम बाबू, हम और हमारी धर्मपत्नी सुनीता आए हैं। विक्रम बाबू नंगे पैर ठीक उसी तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ते हैं जैसे द्वारिकाधीश अपने परम मित्र सुदामा के लिए दौड़े होंगे। फर्क बस इतना था कि विक्रम बाबू का घर इतना बड़ा नहीं था, और दूसरा, यहाँ विक्रम बाबू सुदामा थे और राजेश बाबू द्वारिकाधीश विक्रम। अहो भाग्य अंदर। आइए। राजेश बाबू, भाभी जी। अरे सुनती हो अनीता, राजेश बाबू और सुनीता भाभी आए हैं। इतना कहकर विक्रम राजेश और सुनीता को अतिथि कक्ष में बैठा देते हैं। वहीं अनीता भी आ जाती है, लेकिन अनीता के मुखमंडल पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई दे रही थीं। आखिर चिंतित हो भी क्यों न, बिना किसी पूर्व सूचना या निमंत्रण के मेघा के भावी सास ससुर उसके गरीब खाने में जो पधारे थे। विक्रम, मोहन, जरा राजेश बाबू और भाभी जी के लिए जलपान की व्यवस्था तो करो। राजेश मोहन को रोकते हुए, अरे रुको मोहन, विक्रम बाबू, हम यहाँ जलपान करने नहीं, कुछ आवश्यक बात करने आए हैं। अनीता विक्रम बाबू की ओर चिंतापूर्ण दृष्टि से देखने लगती है। विक्रम बाबू के चेहरे पर भी अब एक अजीब सी चिंता स्पष्ट जान पड़ रही होती है। शायद मोहन ने जो चिंता व्यक्त की थी वही सही तो नहीं। ऐसा सोचते हुए विक्रम राजेश को कहते हैं, हाँ जी, बताइए राजेश बाबू, आखिर ऐसी क्या बात है जिसके लिए स्वयं आपने आने का कष्ट लिया? राजेश, अजी कष्ट कैसा, ये बात तो बताने हम स्वयं ही आना था। वैसे मेघा कहीं नजर नहीं आ रही है। विक्रम, मेघा अपने महाविद्यालय गई है। राजेश बाबू, आज उसके परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। वैसे बताइए ना, आप कौन सी बात की बात कर रहे हैं? राजेश, विक्रम बाबू, हमारे पंडित जी ने 2 महीने बाद की 15 तारीख शादी के लिए उपयुक्त बताई है। बता रहे थे? अच्छा मुहूर्त है उस दिन। उसके बाद सीधा 4 महीने बाद का मुहूर्त है। बाकी आप और भाभी जी बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं? विक्रम, सोचना क्या राजेश बाबू, शादी तो करनी ही है, लेकिन इतनी जल्दी सब व्यवस्था कैसे हो सकेगी? सुनीता, अरे भाई साहब, इतना क्या सोचना, आजकल तो इंटरनेट का युग है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करो और सामान फट से आपके सामने नता भेजना हो तो ईमेल और 50 तरीके हैं, सब हो जाएगा। आप तो बस अपनी स्वीकृति दीजिए। विक्रम, क्यों, तुम क्या कहती हो? अनीता, अनीता, आप सब जैसा सही समझे। सुनीता, तो भाई साहब तारीख पक्की रही, इसी बात पर मुंह मीठा नहीं करवाएंगे। विक्रम, हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मोहन, जरा मिठाई का डब्बा तो ले आओ। मोहन लाया विक्रम बाबू। इसी के साथ मेघा बिटिया का अर्जुन के साथ विवाह की तिथि 2 माह बाद की 15 तारीख सुनिश्चित की गई। आदर्शों पर चलने वाले विक्रम बाबू के सामने जो अब दिक्कत स्पष्ट थी, वह इंतजामात समय पर करने की और पैसों की थी। पैसों के लिए विक्रम बाबू ने अपने विभाग के अधिकारी से कुछ 4 लाख रुपए उधार लिया। उनके अधिकारी ने भी उनसे बदले में कोई भी सामान गिरवी रखने को नहीं बोला।
ईमानदार के लिए उनकी ईमानदारी ही उधारी का आधार बनती है। आखिर यही साख, यही पूंजी तो विक्रम बाबू ने कमाई थी। मेघा बिटिया को जब यह पता चला कि उसका साथ अपने माँ बाप के साथ महज कुछ और दिन बाकी है, तो वह भी भावुक हो गई। मोहन काका ने उसे समझाया कि बिटिया, तुम्हें आज नहीं तो कल किसी के साथ जाना ही था। अर्जुन अच्छे इंसान है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे मेघा। आप लोगों जितना मोहन निरुत्तर हो गए, इच्छा से आ रहे विक्रम बाबू ने कहा। हमसे भी ज्यादा। और इसी के साथ पहली की तरफ उन्होंने एक प्यार भरी मुस्कुराहट साझा की। आखिर करते भी क्यों नहीं? विक्रम बाबू एक पिता थे और चंद दिनों में अपनी बेटी को पराया होता स्पष्ट देख पा रहे थे। मेघा सबकी लाडली जो थी, मेघा का भोलापन भी मनोहरिणी था। वहीं अर्जुन भी कंजी आंखों वाला, सुंदर नाक नक्श वाला और सामान्य शरीर का स्वामी था। पढ़ाई में औसत रहने वाला, लेकिन दयालु और विक्रम बाबू जैसा ही नीतिपरक था। समाज की मक्कारियों, सुथरे दिल और विचार वाला युवक था। अर्जुन, उसको कुछ दिन पहले ही पार्टी की तरफ से विधायकी का टिकट मिल रहा था, लेकिन राजनीति में उसकी कोई रुचि न होने के चलते उसने वह टिकट स्वीकार नहीं किया था। उसने मेघा को बस एक ही बार देखा था और मेघा की मासूमियत और सुंदरता ने अर्जुन को मेघा का प्रशंसक बना दिया था। दिन पर दिन निकलते जा रहे थे और आखिरी वह दिन आ ही गया था जब बारात दरवाजे पर आने को थी। विक्रम बाबू मोहन को कहते हैं कि मेहमानों की आवभगत में कोई कमी न रहे। इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। मोहन भी विक्रम को अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करने का आश्वासन दे देते हैं कि तभी दरवाजे की ओर बारात आगमन की सूचना अनीता को लगती है। अनीता और विक्रम बाबू तमाम रिश्तेदारों के साथ बारात का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर जाते हैं। अगले ही पल बारात विक्रम बाबू के दरवाजे पर होती है। शहनाई पूरे जोश में बज रही है। राजेश बारात के बीच से विक्रम बाबू को हाथ का इशारा देकर अपने पास बुलाते हैं और कान में कुछ कहते हैं। विक्रम बाबू उतरे चेहरे के साथ अनीता और मोहन के पास जाकर उन दोनों को अंदर कक्ष में चलने को कहते हैं। अनीता, बात तो बताइए, आखिर क्या हुआ? मोहन, हाँ बाबूजी, कुछ तो बोलिए। विक्रम, आप दोनों अंदर चलिए, सब पता चल जाएगा। वहां द्वार पर बारात खड़ी है, जमकर उत्साही और मध्य जश्न का आनंद ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अनीता और मोहन विक्रम बाबू के साथ अकेले कक्ष में चल देते हैं। कक्ष में जाते ही विक्रम बाबू अंदर पड़े आसन पर बैठने के प्रयास में विफल होकर गिर पड़ते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं। विक्रम बाबू का यह हाल देखकर अनीता और मोहन व्याकुल हो उठते हैं और उन्हें झकझोरते हुए पूछते हैं कि क्या वह कुछ बताएंगे कि आखिर हुआ क्या है। विक्रम, अनीता, मोहन, मुझे राजेश बाबू ने इशारे से अपने पास बुलाया था। बता रहे थे अपनी मेघा मांगलिक है, ऐसे में शादी संभव नहीं होगी। अनीता, क्या मेघा और मांगलिक मोहन, अगर वह मांगलिक थी तो पहले क्यों नहीं? कुंडली मिलवाई उन लोगों ने, और फिर यह मंगल दोष का पता पहले ही तो चला होगा ना, तो द्वार पर बारात लाने और वापस ले जाने की धमकी का प्रयोजन क्या है? क्या उन्होंने आगे कुछ नहीं बोला? बाबूजी, रोइए मत मालिक, आप बताइए। विक्रम, मोहन, मैंने उनसे कहा कि अभी क्या हल है? इसका तो भाभी जी बोली। 5 लाख अनीता, 5 लाख मोहन। फिर आपने क्या कहा? विक्रम, कहना क्या था, हमने उनसे कहा, हम कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? तो सुनीता भाभी बोली, इतने बड़े बाबू को इतनी छोटी सी रकम में इतना संकोच, और फिर पैसा क्या हाथ का मेल है? बस बच्चे खुश रहने चाहिए। हमने उन्हें अपनी स्थिति बताने का प्रयास किया, लेकिन वो लौटाने की धमकी दे रहे थे। अनीता, देखा, हमारा शक सही निकला। उनमें लालच था, इसलिए उन्होंने यह रिश्ता तय किया था। कैसे कैसे ढोंग कर रहे थे। दरवाजे पर आकर कि मेघा बिटिया की मासूमियत ने हमारा मन मोह लिया, इसलिए रिश्ता करना है। हकीकत वही निकली जैसा हम सोच रहे थे। मोहन, मैं उन दोनों की रग रग पहचानता था, इसलिए आगाह किया था। लेकिन विक्रम बाबू, आपके विश्वास के आगे मैं मुंह बंद रख गया था। आगे आपका क्या निर्णय है अनीता? निर्णय क्या, बारात लौटा दो। ऐसे भिखारियों को अपनी बेटी सौंपने से बेहतर होगा। अपनी बेटी को कुएं में खुद से धक्का मार दो। कहां से लाएंगे? विक्रम, अनीता को रोकते हुए। नहीं अनीता, ऐसा हरगिज नहीं करना। दरवाजे से बारात वापस होगी तो हमारी कितनी बदनामी होगी। और मेघा बिटिया का भविष्य। मोहन तो बाबूजी कर्जे में डूबकर भिखारियों से शादी करके कौन सा मेघा बिटिया का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अनीता और मोहन सही कह रहे थे। आखिर कोई मांग थी तो राजेश बाबू पहले भी कर सकते थे। विक्रम बाबू के बस में होता तो वह शादी को हाँ कर देते
और नहीं होता तो उसी क्षण ना कर देते। लेकिन दरवाजे पर बारात लाकर मांग करना, यह सब राजेश बाबू के नतागिरी के पात्र थे, जो अब कई जिंदगियों को तबाह करने जा रहे थे। राजेश बाबू बहुत अच्छे से जानते थे कि विक्रम बाबू अपनी इज्जत की खातिर जान तक दे सकते हैं। इसलिए 5 लाख की मांग करते वक्त शायद उनकी जुबान लड़खड़ाई तक नहीं होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ईमानदारी की राह पर चलने वाले बड़े बाबू पहले ही गले तक कर्जे में आ गए थे, और इस मांग के बाद शायद वह इसी कर्जे में डूबकर मर सकते थे। लेकिन क्या फर्क किसी को यह भारतीय समाज है, जहां बहू बहू न होकर कोई एटीएम कार्ड होती है, जिसकी सहायता से जब मर्जी आए उसके पिताजी नाम की एटीएम मशीन से जितना चाहे पैसा निकाल लो। वहां विक्रम, अनीता और मोहन सभी सोचनीय मुद्रा में थे कि अचानक विक्रम कहते हैं, यह शादी होगी, हर हाल में होगी। मैं पैसों का बंदोबस्त करके आता हूँ। तुम शादी में बारातियों की आओ, भगत संभालो अनीता। लेकिन आप? विक्रम अनीता की बात काटते हुए, कुछ मत सोचो, मैं अभी गया और इंतजाम करके लाया। और हाँ, मेघा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। विक्रम राजेश बाबू और सुनीता को वचन दे जाते हैं कि शादी आगे बढ़ाओ, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। विक्रम बाबू की वचनबद्धता और ईमानदारी के सामने सब नतमस्तक हो जाते थे। ऐसे में राजेश बाबू की क्या मजाल थी कि वह संकोच कर पाते। राजेश बाबू और सुनीता की हरी झंडी मिलते ही पूरी बारात विवाह स्थल में प्रवेश कर जाती है। जयमाला से लेकर सभी रस्में हो जाती हैं कि विक्रम बाबू अभी भी आंखों से ओझल हैं। हो भी क्यों ना 5 लाख, कोई छोटी रकम भी तो नहीं। और फिर कर्ज में पहले से डूबे विक्रम बाबू के लिए दोबारा कर्ज लेना ऐसा ही था जैसे खुद अपने पैरों से अपने ही गले में फांसी का फंदा बांधना। लेकिन मेघा की खुशी से ज्यादा उनके लिए और कुछ न था। तो लगे थे जमाने के आगे हाथ फैलाने में, कोई कोई बहाना बना देता तो कोई कुछ और बहाना। वहां कन्यादान का वक्त आ गया था, और मोहन और अनीता इस बात को लेकर चिंतित थे कि अब सबसे क्या कहेंगे, कहाँ है। आखिर विक्रम बाबू तभी पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाते हैं। अनीता, पंडित जी, विक्रम बाबू की तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह डॉक्टर के गए हैं। क्या अकेले मेरे हाथ से कन्यादान संभव है? मेघा, हाँ पंडित जी, बताइए ना कि कन्यादान बिना पिता के संभव है। दरअसल मेरे पिता कुछ भिखारियों का पेट भरने के लिए भीख का इंतजाम करने चले गए हैं। लेकिन वह अज्ञानी, इस बात का बोध नहीं। उन्हें कि पेट भरने से नियत नहीं भरा करती। जो आज भीख मांग रहा है, कल भी भीख ही मांगेगा। सब मेघा की बात सुनकर हक्के बक्के थे। अधिकांश को तो वह बात समझ भी नहीं आई थी। लेकिन मोहन, अनीता, राजेश और सुनीता सभी स्तब्ध थे। मोहन और अनीता तो प्रश्नपूर्ण मुद्रा में एक दूसरे की ओर देख रहे थे कि आखिर मेघा को पता कैसे चला। अर्जुन इस बात से अनभिज्ञ बस मेघा की ओर ही देखे जा रहा था। मेघा, आप सब ये सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या कह रही हूँ। मैं बताती हूँ आपको कि मेरा आशय क्या है। मेरे होने वाले सास ससुर जी ने दरवाजे पर बारात लाकर बताया कि मेरी कुंडली में मंगल दोष है, और इस मंगल दोष का अमंगल संभव है। यदि मेरे पिताजी इनको 5 लाख रुपए दे दें, अन्यथा वह दरवाजे से बारात वापस ले जाकर मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिलाकर मेरा और मेरे परिवार का अमंगल कर देंगे। आखिर नेताजी जो ठहरे बुद्धार पहुंचे हुए सिद्ध लोग हैं। मेरे ससुराली मात्र 5 लाख की रकम में मंगल दोष का निवारण वह चाहते तो 10 लाख मांग सकते थे, या मेरे पिता से उनकी सास से। लेकिन नहीं, बस 5 लाख बिना। ये सोचे कि ईमानदार इंसान के पास कहाँ से आएगा। इतना पैसा मेरे बाबूजी पहले ही कर्जे में थे। लेकिन बेटी हुई थी ना उनके यहाँ, इसलिए उनका अमंगल तो समाज ने पहले दिन से ही सोच लिया था। बस फल आज मिल रहा है। राजेश गुस्से में, हे लड़की, क्या बोले जा रही है मेघा? क्यों ससुर जी, कुछ कम बोला क्या, या झूठ बोला? कुछ आपका जमीर नहीं जानता कि आपने क्या अनैतिक मांग की है। मेरी शादी, मेरी जिंदगी का फैसला मेरा खुद का है, और मैं इसी अग्नि को और यहाँ मौजूद एक एक शख्स को साक्षी मानकर इस शादी को इसी क्षण रोकती हूँ। बारात वापस जाती तो मेरे पिता की नजरों में उनकी बेइज्जती थी, लेकिन बारात को धक्के देकर निकालने में मेरे पिता की इज्जत का पता नहीं। पर मेरे जैसी हर उस शख्स की इज्जत में 4 चांद लगेंगे जिनको भूखे भेड़िए बस पैसों के लिए बहू का दर्जा देते हैं। अनीता बसकर मेरी बेटी, अर्जुन, मेघा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुंडली तो मेरे सामने ही पंडित जी ने मिलाई थी। ऐसा कोई दोष नहीं था, बल्कि हमारे 28 गुण भी मिल रहे थे। मैं अपने माँ बाप के पर शर्मिंदा हूँ। अगर संभव हो तो हमें माफ कर देना।
राजेश और सुनीता क्रोध हुए। अर्जुन की ओर देख रहे थे कि अचानक विवाह स्थल में हंगामा मच जाता है। विक्रम बाबू दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। सब लोग वहां से बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन राजेश, सुनीता और अर्जुन अभी भी अंदर ही हैं। अर्जुन अपने माँ बाप से हाथ जोड़कर कहता है, आपने जीवन भर कमाई में कौन सी कसर छोड़ दी, जो आज यह प्रपंच रचा दिया। आज आप दोनों की वजह से विक्रम काका मौत के मुंह के पास पहुंच गए हैं। उन्हें कुछ भी हुआ तो आपका मेरा संबंध भी आप खत्म समझना। और इतना कहकर अर्जुन भी बाहर की ओर भागते हैं। सुनीता अर्जुन अर्जुन करके अर्जुन को रोकने का प्रयास करती है, लेकिन विफल हो जाती है। अतः राजेश और सुनीता भी बाहर की ओर चले जाते हैं। बाहर विक्रम बाबू लहूलुहान पड़े होते हैं। राजेश बाबू जैसे ही विक्रम बाबू के पास पहुंचते हैं, विक्रम बाबू जेब से खून में सने कुछ पत्र मुद्रा नोट राजेश बाबू की ओर देते हैं। दुर्घटना की तकलीफ में दर्द की कराह के साथ बोलते हैं, राजेश बाबू, ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे 5 लाख है। अब रिश्ता मत तोड़िएगा। सुनो अनीता, तुम सही कहती थी। ईमानदारी की आंच पर बस 2 वक्त की रोटियां पकाई जा सकती हैं। मैंने अपना घर दफ्तर के छोटे बाबू को गिरवी रख दिया है। मुझे माफ कर देना, बेटी की शादी में कोई कसर। और इसी के साथ विक्रम बाबू गहरी बेहोशी में चले जाते हैं। राजेश बाबू आनन फानन में अपने प्रयासों से तत्काल आपात चिकित्सालय सेवा विक्रम बाबू को उपलब्ध करवाते हैं। वहां सुनीता और अर्जुन मेघा और उसकी मां अनीता को संभालते हैं। अनीता मेघा से पूछती है कि आखिर उसे यह सब कैसे पता चला था। मेघा बताती है कि जब बाबूजी, आप और मोहन काका इस विषय पर बात कर रहे थे, मैं उसी कक्ष के बाहर वाले कक्ष में थी और खिड़की नजदीक होने के चलते आप सबकी एक एक बात सुन ली थी। सुनीता अपने किए के लिए शर्मिंदगी जाहिर करती है, लेकिन मेघा इस वक्त कुछ भी सुनने समझने लायक स्थिति में नहीं है। और होती भी कैसे? उसके पिता उसकी शादी की दहेज व्यवस्था में जिंदगी और मौत के बीच पड़ाव पर झूल रहे हैं। शायद उसे मन के किसी कोने में इस बात का मलाल भी था कि पिता को उसी वक्त रोककर यदि बारात को तभी लौटा दिया होता तो शायद इज्जत चली जाती, लेकिन पिता बच जाते। तभी मोहन अस्पताल में आकर सूचित करते हैं, मेघा बिटिया, बाबूजी को होश आ गया है। सब विक्रम बाबू के उपचार कक्ष की ओर तेज गति से चल पड़ते हैं। मेघा, बाबूजी कैसे हैं आप? विक्रम, दर्द में मैं ठीक हूं मेरी बच्ची। मेघा, बाबूजी, अब मैं शादी नहीं करूंगी, आप सबके साथ ही रहूंगी। विक्रम, नहीं मेघा, ऐसा नहीं कहते। राजेश बाबू अपने के पर शर्मिंदा है और मुझसे अभी माफी मांग रहे थे। सुनीता, हाँ बिटिया, शायद लालच की रोशनी ने हमारी आंखों को उसी तरह दृष्टिविहीन कर दिया था, जैसे सूरज के तेज से व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए दृष्टिविहीन हो जाता है। पर तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम दोनों अपने की पर शर्मिंदा हैं। वैसे तो माफी लायक हमारी हरकत नहीं थी, लेकिन अगर तुम हमें माफ करके हमारे घर में बहू बन के आओगी तो हमारे लिए फक्र की बात होगी। विक्रम बाबू, माँ अनीता, मोहन काका सब मेघा को बहुत समझाते हैं, लेकिन मेघा ने भी निर्णय कर लिया था कि वह किसी भी स्थिति में अब शादी नहीं करेगी। यदि लड़की की शादी का मतलब पिता के हाथ में भीख का कटोरा थमाना ही भारतीय समाज की एकमात्र मंशा होती है, तो शायद मेघा का निर्णय गलत नहीं था। उपरांत सुनीता और राजेश बाबू उसे अपनी बेटी मान लेते हैं। राजेश बाबू अपनी पहुंच से विक्रम बाबू का घर बचवा लेते हैं और उस घर पर लिया गया कर्ज स्वयं अपने पास से चुकाते हैं। अर्जुन पार्टी की तरफ से उसे दी जा रही विधायकी की टिकट स्वीकार कर लेता है और आगामी कुछ वर्षों में उसका विवाह बिना लड़की वालों से 1 पैसे की मांग किए बहुत ही सादा तरीके से हो जाता है। मेघा प्रिया पुलिस में अधिकारी पद पर चयनित हो जाती है, लेकिन मेघा आज भी अपने निर्णय पर कायम है। उसने कभी भी शादी का सपने में भी नहीं सोचा। मेघा न जाने कितनी भोली भाली लड़कियों के जीवन में अपनी कमाई से रंग भरती जा रही है। शायद बेटी का बाप होना लालची समाज में किसी अभिशाप से कम नहीं होता। मेघा जीवन के यथार्थ को भली भांति समझ गई। उस घटना ने मेघा को सच में बड़ा कर दिया था। दोस्तों, मेघा ने जो किया, क्या वह सही था अपनी? तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें, ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।